हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो सबसे पहले हमने जानी थी स्वास्थ्य की डेफिनेशन की। हेल्थ क्या होती है? तो स्वास्थ्य का जो अर्थ होता है वो रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वच्छता नहीं होती, उसे पूर्ण रूपेण शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने स्वास्थ्य की परिभाषा क्या दी कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली ऑन एब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी कि जो स्वास्थ्य होता है यानी कि हेल्थ होती है वो हमारी पूरी शारीरिक मानसिक और जो सामाजिक गतिविधियां होती है उसके ऊपर बेस्ड होती है, ना कि किसी बीमारी की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूकता क्या थी कि अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब जानते हैं डिजीज के बारे में, यानी कि रोग के बारे में, कि जब एक या अधिक अंग या अंग तंत्र के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है हमारे, तो शरीर में विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और इसे कहते हैं रोग। जैसे कि कैंसर होना और मीजल्स होना, मीजल्स यानी पोलियो हो जाना, खसरा, मीजल्स, रेबीज, चेचक, जितने भी रोग होते हैं हमारी बॉडी में अंदर होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने जाने थे कि जो रोग होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, संक्रामक रोग है संक्रामक रोग यानी कि इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। संक्रामक रोग क्या होते हैं? वो रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं, जैसे कि एड्स। और असंक्रामक रोग वो रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते, जैसे कि कैंसर और चोट। उसके बाद हमने जानी थी कि कुछ जन्मजात डिसीज होती हैं, यानी कि कॉन्जिनेंटल डिसीज, यानी कि जो बच्चों में जन्म से ही उपस्थित होती है, यानी कि माता जो माँ होती है उसके गर्भ में या फिर उसके उसमें भ्रूण बनता है उसी में वो बीमारियां उनमें हो जाती हैं, और ये रोग होते हैं आनुवंशिक रोग। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ये सब रोग। और दूसरे होते हैं उपार्जित रोग, यानी कि एक्वायर्ड डिजीज। ये क्या होती है? जन्म के बाद उत्पन्न होती है ये रोग, इन्हें उपार्जित रोग कहा जाता है, जैसे कि संक्रामक रोग और कैंसर, एड्स वगैरह ये सब। अब आते हैं रोगजनक और रोगवाहक। तो रोगजनक क्या होते हैं? आपके पैथोजन, यानी कि वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं रोगजनक कहलाते हैं। जैसे कि मलेरिया रोग को उत्पन्न करने वाला जो रोगजनक है वो प्लाज्मोडियम है, लेकिन रोगवाहक क्या है उसका? मादा एनाफ्लीज होता है। कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो मादा एनाफ्रीज मच्छर की लार में उपस्थित होते हैं, और जैसे ही वो किसी व्यक्ति को काटते हैं वो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रोगवाहक होते हैं मादा एनाफ्लीज, ये क्या करते हैं कि ये जो जीव होते हैं रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। रोगजनक यानी कि प्लाज्मोडियम को पहले एक व्यक्ति को काटा फिर दूसरे व्यक्ति को, इस तरीके से फैला देते हैं। उसके बाद हमने जाने थे कुछ संक्रामक रोग का विवरण। कुछ संक्रामक रोग यानी कि सबसे पहले हमने पढ़े थे विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग। तो विषाणु द्वारा जो आपके उत्पन्न रोग हैं वो थे खसरा, जो कि वायु या खांसने या छींकने से हो रहे थे। पोलियोमाइलिटीज कारक था, इसका दूषित जल से हो रहा था। तीसरा रेबीज था आपका, ये रेबीज वायरस से हो रहा था, यानी कुत्तों के काटने से। और चेचक स्मॉल पॉक्स, इसका कारक था वेरियोला, और ये हो रहा था वायु द्वारा। उसके बाद गलसुआ जाना हमने, मम्प्स, यानी कि ये किसका हो रहा था? ये पैरामाइक्सो वायरस द्वारा हो रहा था, वायु द्वारा होता है इसका कारक। एक संक्रामक रोग होता है एड्स, ये भी विषाणु द्वारा होता है, और इसका जो कारक होता है वो होता है HIV। ये भी शारीरिक संपर्क आने से या फिर ब्लेड, ये इन तरीके से, यानी कि एक किसी इंसान का ब्लेड दूसरा इंसान यूज़ कर ले, यानी कि अगर किसी की बॉडी में अगर ये वायरस है HIV, और वो इंसान किसी भी चीज़ को, जैसे कि अपनी बॉडी में वो शेविंग करते टाइम ब्लेड यूज़ करता है, कुछ भी यूज़ करता है, उसी ब्लेड को कोई दूसरा इंसान यूज़ कर ले, तो इस तरीके से ये फैल जाते हैं। ठीक, शारीरिक संबंधों द्वारा भी HIV फैलते हैं। अब आते हैं जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोग। तो जीवाणुओं से जो उत्पन्न रोग होते हैं वो होते हैं सबसे पहले हैजा, कोलेरा। रोगजनक होता है इसका विब्रियो कोलेराई। संक्रमण विधि है दूषित जल व भोजन। दूसरा आता है पेचिस डाइसेंट्री, इसका रोगजनक है वो है शिगेला, और ये संक्रमण विधि है दूषित जल व भोजन। तीसरा आता है टीटनेस, टेटनेस के इंजेक्शन भी लगते हैं, आपको पता होता है। और इसका जो रोगजनक है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसकी जो संक्रमण विधि है वो त्वचा के कटने पर, ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है ये किसी भी लोहे की चीज़ पर उपस्थित होता है, ये वाला जीवाणु। तो अगर लोहे की चीज़ से कुछ कट जाता है तो बोलते हैं कि टेटनस रोग हो जाएगा, इसलिए इंजेक्शन लगवाते हैं लोग। तो इसी वजह से ये बहुत घातक होता है, तो इसीलिए त्वचा के कटने पर ये लोहे के, ये किसी भी
जैसे लोहे के किसी भी संपर्क में आ जाए, आप लोहे के कट जाए, किसी भी लोहे से कट लग गया कहीं भी बॉडी में, तो इस वजह से इसको इंजेक्शन लगाते हैं और ये टिटनेस रोग होता है। फोर्थ है आपका टीबी, जो बहुत ही ये भी घातक बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस। ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा, रोगजनक जो होता है इसका। और इसकी जो संक्रमण विधि है वो वायु द्वारा या खांसते छींकते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। फिर आता है मियादी बुखार, जिसको बोलते हैं टाइफाइड। टाइफाइड काफ़ी फेमस बुखार है, यानी कि आपको पता है टाइफाइड नॉर्मली हर कितनी जगह लोगों को आप सुन लोगे, टाइफाइड बन गया उसको, वायरल हो गया उसको, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी जीवाणुओं द्वारा होती हैं। इसका जो रोगजनक है होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी, और संक्रमण विधि है दूषित भोजन व जल से। उसके बाद आती है काली खांसी। अजीब सी खांसी होती है, अजीब सी मतलब आवाज़ निकलती है, तो उसको बोलते हैं काली खांसी हो गई है इसको, तो इसको बोलते हैं हुपिंग कफ। और ये क्या होती है, इसका रोगजनक होता है बॉर्डीटेला, और ये संक्रमण विधि है इसकी वायु द्वारा। अब कुछ रोग कवक से भी होते हैं। कवक से जो होने वाले रोग हैं वो है दाद यानी कि रिंगवॉर्म, और इसका जो रोगजनक है वो है ट्राइकोफाइटोन, और संक्रमण विधि है त्वचा के संपर्क से, यानी कि अगर त्वचा से त्वचा संपर्क में आती है तो ये रोग फैल जाते हैं। किसी का टॉवल यूज़ करने से, किसी के कपड़े यूज़ करने से, अगर किसी व्यक्ति इस रोग से संक्रमित है, उसके कपड़े आप यूज़ कर रहे हो, उसको टॉवल यूज़ कर रहे हो, उसके कंघी यूज़ कर रहे हो, सर में भी होते हैं दाद, तो इसलिए अपनी बॉडी की सफाई के लिए किसी की दूसरे व्यक्ति का सामान यूज़ नहीं करना चाहिए। अब आते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं वो होते हैं अमीबी पेचिस, और इसका जो रोगजनक होता है वो होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, और इसकी जो संक्रमण विधि है वो है दूषित भोजन व जल से। दूसरा होता है मलेरिया। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम द्वारा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था रोगजनक रोगवाहक। ठीक है, तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा, और ये होता है मच्छर के काटने से, और ये कौन सी मच्छर के काटने से? मादा एनाफ्लिस के काटने से होता है ये। ठीक है, अब आते हैं हेलमिंथ से होने वाले रोग। हेलमिंथ से जो रोग होते हैं वो होते हैं एस्क्रियोसिस। इसका जो रोगजनक होता है इसको बोलते हैं एस्केरिस, और इस संक्रमण विधि होती है दूषित भोजन में जल से, यानी कि एस्कोरियोसिस होता है कि जो बोलते हैं कि पेट में जो केंचुआ होता है वो चले गए। केंचुआ यानी कि वो केंचुआ नहीं होते, केंचुए की तरह दिखते हैं, बोलते कीड़े हो गए पेट में। गांव में बोलते हैं इस तरीके से कि पेट में कीड़े हो गए, कीड़े खाने की दवाई देते हैं, इसको कुछ लगता नहीं है खाने में, इस तरीके से सूखते चले जाते हैं लोग। तो ये क्या होता है, केंचुए जैसा कुछ एक वो होता है, कीड़े होते हैं वो एस्केरिस जिनको बोलते हैं, वो शरीर के अंदर घुस जाते हैं, और वो किससे पहुंचते हैं? दूषित भोजन व जल से। और ये होते हैं, इसका जो रोग है इसको बोलते हैं एस्क्रियोसिस, जो जिससे बोलते हैं कीड़े पड़ गए पेट में। ठीक है, उसके बाद आता है फाइलेरियासिस, जिसका जो रोगजनक है वो है व्यूचेरिया। ये होता है, इसकी जो संक्रमण विधि है वो मच्छर के द्वारा होती है, मच्छर यानी कि मादा क्यूलेक्स के द्वारा। ठीक, तीसरा होता है टीनियोसिस। इसका जो रोगजनक होता है वो होता है टीनिया, और इसकी जो संक्रमण विधि है वो है संक्रमित सुअर के अधपके के मांस खाने से, यानी कि जो संक्रमित सुअर होता है उसका अधपका का मांस अगर आप खा लें तो आपकी बॉडी में टीनिया जो रोगजनक है, ये हेलमिंथ, ये आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और टीनियोसिस रोग हो जाते हैं। एक तरीके से ये भी कीड़े ही होते हैं, ये मूव करते हैं, तो इनको ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। अब जानते हैं सारे जितने भी रोग हैं उनको विस्तृत में उनका बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपना मलेरिया रोग। तो मलेरिया का रोगजनक पैथोजन आपको पता है कि प्लाज्मोडियम होता है। अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है इसकी कई जातियाँ होती हैं। पहली जाति इसकी होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरी होती है इसकी प्लाज्मोडियम ओवेल, तीसरी प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, तीसरी प्लाज्मोडियम मलेराई। अब इनमें जो सबसे घातक बीमारी है वो होती है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। अब ये जो बीमारी होती है इससे क्या होता है, इससे मेलिगेंट मलेरिया रोग होता है, और क्या होता है कि इंसान की 3-4 दिन में मृत्यु हो जाती है। ये इतना खतरनाक, इतना घातक होता है ये रोग कि अगर ये मच्छर आपको काट लेते हैं और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, और अगर ये चला जाए आपकी बॉडी के अंदर तो इससे इंसान की जो मृत्यु होती है वो 3-4 दिन के अंदर निश्चित ही हो जाती है। इतना घातक है, ये सबसे घातक बीमारी होती है। यानी कि प्लाज्मोडियम में जो इसकी जो जाति है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा, इससे इसका जो रोगवाहक है वो होता है मादा एनाफ्लिस। अब जानते हैं इसकी संक्रमण विधि। तो प्लाज्मोडियम के बारे में आपको पता ही है कि इसका जो रोगजनक होता है
होता है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, जीवाणु यानी कि प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोन्स द्वारा यह रोग होता है। जो संक्रमित मादा एनाफ्लीज होती है, जिसकी लार में मच्छर उपस्थित हो, जिसकी लार में ये प्रोटोजोन्स रहते हैं, संक्रमित मादा एनाफ्लीज क्या करती है, मानव को काटती है। तो प्लाज्मोडियम जीवाणु यानी कि जो स्पोरोजोइट्स होते हैं के रूप में मानव के शरीर में घुस जाते हैं ये। अब क्या होता है कि जो जीवाणु जो होते हैं वो संक्रामक रूप है, आपको पता है। प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, यकृत में चले जाएंगे, यकृत में अपनी संख्या बढ़ाएंगे। उसके बाद ये जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, आरबीसी होती है, उन पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद आक्रमण करने के बाद क्या होता है कि जिससे लाल रक्त कोशिकाएं फट जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं फटने के साथ ही एक अविषाणु टॉक्सिक पदार्थ हीमोजॉइन निकलता है, यानी कि जैसे ही लाल रुधिर कणिकाएं फट जाएंगी वैसे ही उनसे एक अविषाणु टॉक्सिक निकलेगा, जिसको बोलते हैं हीमोजॉइन। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद व्यक्ति को ठिठुरन प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाली उच्च आवर्ती ज्वर के लिए उत्तरदायी है। यानी क्या होगी, उसकी बॉडी में ठिठुरन हो जाएगी, उसको ठंड लगेगी, वो कांपने लगेगा, और 3 से 4 दिन के अंतराल में उसको उच्च आवर्ती ज्वर यानी कि बहुत तेज बुखार आता है। अब क्या होता है कि जब मादा एनाफ्लीज किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनका आगे का परिवर्तन वहाँ होता है। यानी कि क्या होता है, या तो प्लाज्मोडियम इसकी मादा एनाफ्लीज की लार में पाए जाते हैं। ये क्या होगी, किसी व्यक्ति को काटेगी, उसकी व्यक्ति की क्या चाहिए, यकृत में चले जाएंगे, यकृत से लाल रुधिर कणिकाओं में चले जाएंगे। तो उसी प्रकार अगर कोई मादा एनाफ्लीज अगर नहीं इससे इफेक्टेड है, प्लाज्मोडियम से उसके पास नहीं है, तो ये अगर किसी संक्रमित व्यक्ति को काट ले तो भी ये इसमें चले जाते हैं, इस मादा एनाफ्लीज के अंदर आ जाते हैं, और इस तरीके से ये किसी दूसरे व्यक्ति को काटती है और इस तरीके से रोग फैलाती है। यानी कि वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि जब मादा एनाफ्लीज किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है, एक स्वस्थ मादा एनाफ्लीज, तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश करते हैं मादा एनाफ्लीज के में, और उनका आगे का परिवर्तन वहाँ होता है। ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं और जीवाणुज बन जाते हैं जो उसकी लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं, और जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और यह क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र इस प्रकार चलता रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर दो परपोषियों की जरूरत पड़ती है। मादा एनाफ्लीज जो होती है रोग वाहक अर्थात रोग का संचरण करने वाली भी है। ठीक है, तो अब इसके बच कैसे सकते हैं, सावधानियां कैसे रख सकते हैं हम, कि ऐसा होता है कि हम अपने कूलर में पानी भर के रखते हैं, कई कई मतलब महीनों महीनों उसका पानी नहीं निकालते, तो दूसरे तीसरे दिन अपने कूलर का पानी साफ़ करना चाहिए हमें। ठीक है, और ये जो होती हैं समुद्र तालाब वगैरह, इन सब इनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, इसमें मच्छर पनपते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल आउट वगैरह होती हैं, ये सारी होती हैं, इन सबको घर में लगा के रखें कंटिन्यू, तो उनसे भी मच्छर नहीं होते। तो ये सारी जो सेफ्टी होती हैं, वैसे तो लोग अपनी सेफ्टी करते ही हैं, मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये रोग हो जाते हैं। तो ये था आपका मलेरिया रोग के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रोग हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। जितने भी अब रोग हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अपने में। और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता दें कि हमारी ये चीज़ समझ में नहीं आई और हमारी ये चीज़ क्लियर कर दें आप।